गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी 1808 में, जिसमें डाल्टन ने कहा था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन बाद में पता लगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जब इन सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर अरेंज किस तरह से हैं। इसके लिए डिफरेंट मॉडल आए। सबसे पहले थॉमसन ने मॉडल दिया जो कि वाटरमेलन की तरह होता था, जिसने कहा कि एटम जो है वो एक सॉलिड स्फीयर है। जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड ने अपना अलग से मॉडल दिया। जो है रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल है, हैवी है, सारा मास वहीं पर कंसंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। लेकिन जब ये मॉडल्स आ रहे थे तो इनके अलावा कुछ और थ्योरीज भी थी जो साइंटिस्ट ने दी थी। उनमें से एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर असर डालती है, इफेक्ट करती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये थ्योरी है क्या और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या लिंक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि जेम्स कार्ल मैक्सवेल ने 1864 के अंदर दी थी। जैसे नेम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस थ्योरी का सबसे फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो एनर्जी किसी बॉडी में से एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, किसी बॉडी में से जो एनर्जी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो कॉन्टिन्यूसली होती है। वो कैसे होती है? कॉन्टिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब होती है, लगातार एमिट या एब्जॉर्ब होती है। मीन्स सपोज करो हमारे पास कोई कैंडल है, हमारे पास कोई कैंडल है, कैंडल में से लाइट निकल रही है। तो ये जो लाइट निकल रही है ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी निकल रही है। एनर्जी कैसे निकल रही है? कॉन्टिन्यूसली। और किस फॉर्म में निकल रही है? वेव्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में निकल रही है? वेव्स की फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली एनर्जी निकल रही है। और ये जो वेव्स होती हैं इनके साथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है। क्या साथ में एसोसिएटेड होता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एसोसिएटेड होता है, जो कि आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इनके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है, जो कि आपस में परपेंडिकुलर होता है एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जैसे यहाँ पर डायग्राम में शो कर रखा है, यहाँ भी बना देता हूँ एक बार कि मान लो ये डायरेक्शन है प्रोपगेशन की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है प्लेन में, और डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो हमारे पास देखो ऐसे हो गया 90 डिग्री पर, ये डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन की डायरेक्शन, ये तीनों चीजें आपस में क्या होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वो कोई भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक हो सकता है, ये मैग्नेटिक होगा, ये मैग्नेटिक है, ये इलेक्ट्रिक होगा, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी। और ये देखा गया है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये वैक्यूम के अंदर सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से ट्रेवल करती हैं? सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं वैक्यूम में, और इनकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इनको जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया वैक्यूम, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे डू नॉट रिक्वायर, इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे सन से अर्थ तक लाइट आ रही है
सन और अर्थ के बीच में बहुत सारी ऐसी स्पेस है जो कि वैक्यूम है, खाली है, एयर नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट हमारे तक पहुंच रही है बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमारे पास कुछ खासियत होती हैं। चलो दोबारा से देखते हैं क्या है। एनर्जी जो एमिट और एब्जॉर्ब होती है वो कॉन्टिन्यूसली होती है, वेव्स की फॉर्म में हो रही है। इनके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है जो आपस में परपेंडिकुलर होती है, जैसे ये है तीनों चीज़ें, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी परपेंडिकुलर होती है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये सेम स्पीड से चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है फॉर प्रोपगेशन। साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है बिकॉज साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड को प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसके और भी पॉइंट्स हैं लेकिन फिलहाल हमें +1 में इतने पॉइंट्स बहुत होते हैं। जो मेन पॉइंट है ये कॉन्टिन्यूस है, वेव्स है कॉन्टिन्यूसली एमिट होती हैं। अब वेव्स हैं तो वेव के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो 9th क्लास में भी हम पढ़ते होते हैं। वेव के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेन होते हैं, एक वेव लेंथ, एक फ्रीक्वेंसी और एक वेलोसिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, जैसे हमारे पास ये वेव है, ठीक है, वेव प्रोपगेट कर रही है। जो वेव का हाईएस्ट पॉइंट होता है, पीक होता है, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। तो ये क्रेस्ट है, ये भी हमारे पास क्रेस्ट है, ये भी हमारे पास क्रेस्ट है, और ये ट्रफ है। क्लियर है? तो वेव के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको क्रेस्ट और लोएस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ट्रफ। एक होता है वेव लेंथ, नेम से पता लग रहा है वेव की लेंथ। तो वेव की लेंथ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, जो साथ साथ है क्रस्ट, उनके बीच में डिस्टेंस, या जो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो बिल्कुल साथ साथ क्रस्ट और ट्रफ है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक सिंबल लैम्बडा से। लैम्बडा इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक सिंबल लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या है, वेव लेंथ है। और लेंथ को किसमें मापते हैं, यूनिट क्या होंगे, सेंटीमीटर। छोटी है वेव, बड़ी है तो मीटर, और स्मॉल है तो मिलीमीटर, नैनोमीटर। और नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। तो हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ जो बिल्कुल साथ साथ है उनके बीच का डिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर है? अब देखो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर वेवलेंथ के अलावा हमारे पास नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है ये होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक पॉइंट में से कितनी वेव्स निकल जाएंगी उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ग्रीक सिंबल न्यू, एन न्यू। तो ये ग्रीक सिंबल न्यू से हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसलिए इसकी यूनिट क्या होंगे, पर सेकंड, 1/सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज। इसको किसमें मेजर करते हैं, हर्ट्ज, जो कि एक साइंटिस्ट था। तो हर्ट्ज हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमने 2 चीजें पढ़ी अब तक, एक वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट होती है वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव।
वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो उसको हम क्या कहते हैं वेलोसिटी। तो इट इज द लीनियर डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको हम यूजुअली सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इसके यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी एवर सीन ऑन द अर्थ। लेकिन कुछ साइंटिस्ट अब ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा वेलोसिटी भी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव बेसिकली हमारे पास 3 होती हैं। कौन कौन सी होगी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी को सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेलोसिटी को वी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी के इक्वल होती है। और लाइट की वेलोसिटी फिक्स होती है। इट मींस अगर हमें वेवलेंथ दे रखी है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। और ये देखो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 3 इंपॉर्टेंट, उनके बीच में रिलेशनशिप है। एक और फैक्टर होता है वेव का, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे मैंने अभी वेव बनाई, ये क्या था, क्रस्ट, और ये क्या था, ट्रफ। क्रस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ, यानी क्रस्ट कितना बड़ा है और ट्रफ कितना नीचे को बड़ा है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है क्रस्ट और ट्रफ का, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को यूजुअली ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और इसके यूनिट भी क्या हो जाएंगे, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर it is the reciprocal of wavelength। wavelength का reciprocal होता है, क्या होता है, वेव नंबर किसके इक्वल होता है, वेव नंबर 1/wavelength, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। और वेव नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू बार। न्यू था ना फ्रीक्वेंसी का सिंबल, उसके ऊपर क्या लगा दो, ये ऐसे लगा दो, इसको कहते हैं बार, 1/λ। अब इसके यूनिट देखो, वेव नंबर के यूनिट क्या होंगे, लैम्डा के यूनिट क्या होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, पर मीटर, पर सेंटीमीटर, पर नैनोमीटर। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इसकी एक और डेफिनेशन भी बता देते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर। भी अगर हमने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया, सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो उसके यूनिट क्या बन जाएंगे, पर सेंटीमीटर।
क्या बन जाएंगे, पर सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेव के, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और वेव नंबर। तो हमारे पास जो है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी के अंदर हमारे पास कितना है, एक और चीज़ रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है, इसमें आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स की वेव, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बहुत टाइप की हैं, अगर हम इनको अरेंज कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन ए डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ और इसका रेसिप्रोकल और इसका वाइस वर्सा, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो मैंने ये अरेंज किया है, इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ हम जो ये अरेंज करेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसमें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कॉस्मिक रेज की, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, कॉस्मिक रेज की। फिर आती है हमारे पास गामा रेज, फिर कौन सी आती हैं, गामा रेज, फिर कौन सी आती हैं, एक्स रे, फिर कौन सी आती हैं, यूवी रेज, कौन सी आती हैं, यूवी रेज, फिर कौन सी आती हैं हमारे पास यूवी रेज के बाद विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल में क्या आता है, विबग्योर, फिर हमारे पास क्या आता है, विबग्योर के बाद इंफ्रारेड IR, फिर हमारे पास इंफ्रारेड के बाद क्या आता है, माइक्रोवेव्स, और लास्ट में सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स। किसकी होती है, रेडियो वेव्स। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, उससे कम, फिर उससे कम एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, विबग्योर, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अंदर अरेंज कर देते हैं या इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको मैं पूरे एक लाइन में लिख देता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्या हो रहा है इसमें, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो उसको याद करने का मेथड क्या है, सी से हम पढ़ लेंगे चौटाला, जी से पढ़ लेंगे गाँव। चौटाला गांव में एक्सरे उल्टे होते हैं, यू से क्या हो गया, उल्टे। चौटाला गांव में एक्सरे उल्टे होते हैं, सी से चौटाला, जी से गांव, एक्सरे उल्टे होते हैं। चौटाला गांव में एक्सरे उल्टे होते हैं। फिर आ जाएगा वेरी इंटेलिजेंट मैन राइजेस। जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो जिंदगी में राइज करते हैं, तो वेरी इंटेलिजेंट मैन राइजेस। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। सबसे हमारे पास ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, कॉस्मिक रेज की। कॉस्मिक रेज कहाँ पर होती हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं स्पेस में, कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, स्पेस में। गामा रेज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती है। एक्स रेज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रॉन्सन नाम के साइंटिस्ट ने व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विद हैवी मेटल, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, रॉन्सन ने प्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो इवन लिख दिया, कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं हैवी मेटल पर, तो क्या प्रोड्यूस होती हैं, एक्स रेज, रॉन्सन ने की थी। अब देखो विजिबल में क्या आ गया, विबग्योर।
विजिबल में क्या आ गया, विबग्योर, वी क्या है, वॉयलेट, आर क्या है, रेड। और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज। यानी रेड के बाद जो नेक्स्ट आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसके बाद जो रेड के बाद आती है इंफ्रा रेड। इंफ्रा का मतलब होता है कम फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, रेड के साथ क्या है, इंफ्रा। और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी है। वॉयलेट से पहले क्या आएगा, वॉयलेट से पहले उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यूवी, अल्ट्रा वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा का मतलब ज्यादा, अल्ट्रा वॉयलेट। वॉयलेट से पहले जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अल्ट्रा वॉयलेट रेज। और रेड के बाद में है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इंफ्रारेड। विजिबल तो आपको पता ही है, विबग्योर सन से आती है, वाइट लाइट है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में से पास करते हैं, विबग्योर बन जाता है। अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जर्म्स को किल करती हैं, जो बहुत सारे आरओ सिस्टम होते हैं उनके अंदर यूज होती हैं। सन से भी आ रही हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ओजोन लेयर रोक रही है। सन से भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। इंफ्रारेड रेज होती है ना, ये दुनिया में जितने भी हीटेड ऑब्जेक्ट हैं, उन सभी से इंफ्रारेड रेज निकलती है। इवन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से जो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, इसमें से भी इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। तो हमारी बॉडी में से भी इंफ्रारेड रेज निकल रही हैं, और इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है थर्मल स्कैनिंग के अंदर, इंफ्रारेड में। और जो हमारे पास अंधेरे में देखने के लिए दूरबीन यूज़ करते हैं या कैमरे यूज़ करते हैं, उनमें से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। माइक्रोवेव सभी को पता है, जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं उसमें से निकलती हैं। और रेडियो वेव्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, रेडियो वेव्स, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ये जो हमारे पास जितनी भी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन का मतलब चाहे वो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल हो, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल है, या वाईफाई है, या फिर हमारे पास जो DTH वगैरह सर्विसेज हैं, उन सभी में कौन सी वेव्स यूज़ हो रही हैं, रेडियो वेव्स, जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ की यूज़ होती है। चलो एक ये बताओ, रिमोट के अंदर जब हम रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं उसमें से कौन सी वेव्स निकलती हैं, उसमें से निकलती हैं इंफ्रारेड। रिमोट में से कौन सी निकलती हैं, इंफ्रारेड, IR। इसलिए मोबाइल पर भी लिखा था ना IR निकलती हैं मोबाइल में से, जो एज अ रिमोट यूज़ होते हैं। वैसे जो मोबाइल के सिग्नल हैं एयरटेल का या और कोई कंपनी का, जियो का या आइडिया का, उसमें से कौन सी निकलती हैं, रेडियो वेव्स, जो कि कम्युनिकेशन के अंदर यूज होती हैं, वाईफाई, DTH। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल हो गए, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल। अब देखो अल्फा पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल है, उनका मास होता है, उनके ऊपर चार्ज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर का कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें कॉस्मिक रेज नहीं दे रखी है शुरू में। कॉस्मिक रेज स्पेस में प्रोड्यूस होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। देखो इसमें शुरू में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फिर बाद में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसमें जो शो कर रखा है गामा रेज, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी कम है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर हमारे पास ये एंडोस्कोपी में यूज़ होता है, जो कि एक डायग्नोसिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। विबग्योर में विजिबल स्पेक्ट्रम, थर्मल इमेजिंग, इंफ्रारेड रेज जो मैंने पहले बताया था, और फिर उसके बाद हमारे पास रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स आती हैं। ये एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में हो सकता है। जो पिछला एग्जांपल था उसमें डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी था, इसमें इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी ऑपोजिट है। मींस इसमें रेडियो वेव सबसे पहले होंगी, और रेडियो वेव से भी कम फ्रीक्वेंसी होती है, तो उनको हम कहते हैं एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। जैसे कि हमारे पास जो AC करंट आता है, जो पावर लाइंस होती हैं, उसके अंदर बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट रेडियो वेव्स, जो हमने पहले पढ़ा था, जो AM रेडियो है, FM रेडियो है, उसमें यूज़ होता है। हमारे पास DTH के अंदर यूज़ होते हैं। कम्युनिकेशन के जो बाकी साधन हैं, जैसे वाईफाई के अंदर, और जो मोबाइल की वेव्स हैं, मोबाइल सिग्नल्स हैं, उनके अंदर रेडियो वेव्स यूज़ होता है। फिर रेडियो वेव्स के बाद नेक्स्ट माइक्रोवेव्स।
मैंने ऑलरेडी बताया है, ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद माइक्रोवेव्स के बाद है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज जितने भी हीटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे रेडिएंट हीट है, उसमें यूज़ होगी। फिर हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया, विबग्योर, वाइट लाइट होगी। उसके बाद नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट रेज होगी। अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये ओजोन सन से आती हैं, जिनको ओजोन लेयर रोकती है। फिर अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज जो है हम मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एक्स रेज के बाद गामा रेज, जो कि जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनमें से निकलती हैं। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कॉस्मिक रेज की, जो कि आउटर स्पेस में होती हैं। ये एक और एग्जांपल है। इसमें जो फर्स्ट 3 डायग्राम हैं वो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी के हैं। तो अर्थ एंड सबवेज, एसी पावर और सीआरटी मॉनिटर्स, तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी के हैं। और उसके बाद मोबाइल, एएम, एफएम, टीवी, सेल फोन्स जो हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है। उसके बाद माइक्रोवेव आ गई। माइक्रोवेव जैसे मैंने बताया था, माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होता है, और इवन ये कम्युनिकेशन के अंदर भी यूज़ होता है, सैटेलाइट वगैरह के अंदर यूज़ होता है। फिर इंफ्रारेड आ गई, फिर विजिबल आ गई, और अल्ट्रावायलेट। देखो, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट तीनों ही सन से प्रोड्यूस होती हैं। तो सनलाइट यहाँ पर शो कर रखी है। फिर एक्सरेज आ गया, जो हॉस्पिटल्स में एक्सरेज डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास जो है गामा रेज, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से प्रोड्यूस होती हैं, और कॉस्मिक रेज जो आउटर स्पेस में प्रोड्यूस होती हैं। बीटा रेज जो कि इलेक्ट्रॉन है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, लेकिन गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्लियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।